नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद जुनैद ताबिश अंसारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इस्लाम इंटर कॉलेज सहारनपुर, आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। पहले ही हम माध्य और माध्यक और बहुलक के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विभाजन मूल्य जैसे चतुर्थक, शतमक व दशमक के बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए अब नए प्रकरण में हम विभिन्न प्रकार के चतुर्थकों की गणना करना व इसके उपयोग को जानेंगे। इसके अंदर विभिन्न सूत्रों द्वारा चतुर्थकों को भी इस अध्याय में हम समझेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जानना आवश्यक है। विभाजन मूल्यों चतुर्थकों का अर्थ, जब समंग श्रेणी को दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, यानी दो या उससे ज़्यादा भागों में बांटा जाता है, तब उन मूल्यों को विभाजन मूल्य कहते हैं। चतुर्थक, जिसको हम अंग्रेजी में क्वार्टाइल्स भी कहते हैं, इसका प्रदर्शित चिन्ह Q होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 निम्न चतुर्थक होता है, Q2 माध्यक, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और Q3 इसको उच्च चतुर्थक कहते हैं। व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी में Q1 और Q3 की गणना कैसे की जाती है, सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे। Q1 के लिए n+1/4वां पद और Q3 के लिए 3 ब्रैकेट n+1/4वां पद, ये सूत्र दोनों प्रयोग करके हम Q1 और Q3 की गणना करेंगे। सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी में Q1 और Q3 की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले Q1 का वर्ग अंतराल जो Q1 से दर्शाया जाएगा n/4वां पद, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना करेंगे। Q1 की गणना के बाद निम्न सूत्र का प्रयोग करके Q1 की गणना संपन्न होगी, जिसके लिए सूत्र का प्रयोग होगा Q1 = L1 + Q1 - CF/F गुना H। इसी प्रकार Q3 का भी वर्ग अंतराल निकाला जाएगा, जिसको Q3 से दर्शाया जाएगा, और जो Q3 आएगा 3 ब्रैकेट n/4वां पद। Q3 की गणना के बाद Q3 के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा L1 + Q3 - CF/F गुना H। दशमक के लिए, जिसको अंग्रेजी में डिसाइल्स कहते हैं, इसका प्रदर्शित चिन्ह D होता है। जब श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा या बांटा जाता है, तब उन मूल्यों को दशमक मूल्य कहते हैं। एक श्रेणी में अधिकतम या कुल 9 दशमक होते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी तथा खंडित श्रेणी में दशमक मूल्यों की गणना निम्न प्रकार की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि इसमें 9 दशमक होते हैं, तो 0 से प्रारंभ नहीं होगा, बल्कि D1 से प्रारंभ होगा। तो D1 ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होगा D1 = n+1/10। अब क्योंकि इस श्रेणी को 10 भागों में बांटा जा रहा है, इसलिए ये 10 से भाग होगा। जिस प्रकार चतुर्थक हमारे 4 भागों में बंटते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर सूत्र में 4 का प्रयोग होता है। अब अगर हमें D2 निकालना हो या D2 की गणना करनी हो, तो 2 ब्रैकेट n+1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई सा भी जब दशमक निकालेंगे, तो D7 अगर हमें कैलकुलेट करना है, उसकी गणना करनी है, तो 7 ब्रैकेट n+1/10वां पद। सतत और अखंडित श्रेणी में दशमक की गणना किस प्रकार होगी। यदि D5 ज्ञात करना हो, प्रश्न में मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं कि D5 की गणना कीजिए, तो आपको सबसे पहले उसका वर्ग अंतराल निकालना होगा, जो कि छोटे d से प्रदर्शित होगा D5। तो D5 बनाने के लिए 5 ब्रैकेट n/4वां पद की गणना करेंगे। इसके बाद D5 ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग होगा D5 = L1 + D1 - CF/F गुना H। अगर यहाँ पर D1 पूछा है तो D1 और D5 पूछा है तो यहाँ पर D5 हो जाएगा। यदि D6 ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले छोटा D6 यानी कि उसका वर्ग अंतराल निकालेंगे, 6 ब्रैकेट n/4वां पद, और उसके बाद सूत्र का प्रयोग करके D6 = L1 + D6 - CF/F गुना H। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कौन सी होगी, आपको प्रश्न में समझाया जाएगा। शतमक, परसेंटाइल, जिसको अंग्रेजी में परसेंटाइल कहते हैं, इसका प्रदर्शित चिन्ह अंग्रेजी अक्षर का P, जो कैपिटल P होता है, उससे प्रदर्शित करते हैं। जब श्रेणी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिस प्रकार दशमक में 10 बराबर भागों में बांटा गया था श्रेणी को, इसी प्रकार शतमक में 100 बराबर भागों में जब बांटा जाएगा, तब उन मूल्यों को शतमक कहते हैं। एक श्रेणी में 99 अधिकतम शतमक होते हैं। प्रथम P25, मध्य का P50,
वह तृतीय जो चतुर्थक कहलाता है, तृतीय चतुर्थक वो P75 जो अधिकतम चतुर्थक भी कहलाएगा शतमक के लिए। व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी में शतमक मूल्यों की गणना कैसे की जाएगी? P1 बराबर n/100, क्योंकि 100 बराबर भागों में बढ़ती है इसमें श्रेणी, इसलिए इसे 100 से भाग करेंगे। P8 के लिए फॉर्मूला P1 वाला ही रहेगा, बस जैसे ही परसेंटाइल यानी कि शतमक हमें जौन सा निकालना होगा उस अंक की उससे गुणा कर दी जाती है, तो 8 गुना n/100। इसी प्रकार अगर P99 हमें गणना करनी हो तो 99 ब्रैकेट n/100वां पद। सतत अखंडित श्रेणी में शतमक की गणना करना, यदि P5 ज्ञात करना हो तो पहले परसेंटाइल 5 के लिए हमें उसका एक वर्ग अंतराल निकालना होगा, जिसको हम छोटे p से प्रदर्शित करेंगे। P5 बराबर 5 ब्रैकेट n/100वां पद। P5 का मान ज्ञात करने के बाद निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। पूरे चतुर्थकों में सूत्र वही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता चला जाता है। जैसे P5 अगर कैलकुलेट करना हो, गणना करनी हो, तो L1 प्लस P5 माइनस CF/F गुना H। P69 69 ज्ञात करना हो तो सबसे पहले स्मॉल P69 उसका वर्ग निकालेंगे, 69 ब्रैकेट n/100वां पद, और उसके बाद उसका सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं, उन उदाहरणों से हम आपको ये बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के विभाजन मूल्यों की गणना कैसे की जाती है। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। निम्न समंकों से दोनों चतुर्थक 9वां दशमक व 89वां शतमक ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, ये अंक ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, क्योंकि इसके अंदर बारंबारता नहीं है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम इस अंकों को, इन समंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्रम संख्या अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा इसका कोई उपयोग नहीं होना है। मैंने इसको आरोही क्रम में लगाया है। सबसे पहले अब समंकों में जो सबसे छोटा अंक है उसको सबसे पहले लिखा, और फिर उससे बढ़ते क्रम में सबसे अंत में सबसे अधिकतम अंक लिखा जाएगा। यहाँ पर n की जब हमने कैलकुलेशन की, यानी कि n देखा कि कितना है, समंक कितने हैं, तो वो पता चला कि n बराबर 11 है। तो प्रथम चतुर्थक जब गणना करेंगे Q1, तो Q1 के लिए n प्लस 1/4वां पद। क्यों? यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। तो 11 प्लस 1/4 12/4 3वां पद। अब तीसरे स्थान पे 25 है, तो Q1 हमारा 25 हो जाएगा। Q3 की गणना के लिए सूत्र प्रयोग होगा 3 ब्रैकेट n प्लस 1/4वां पद। n की जगह पर, n की प्लेस पर 11 रखेंगे, तो इस प्रकार हमें 9वां पद प्राप्त होगा। और आरोही क्रम में जो हमने समंक लगाए हैं 9वें स्थान पर 48 है, तो Q3 हमारा 48 हो जाएगा। इसी प्रकार 9वां दशमक जब हमें गणना करना है तो D9 के लिए 9n प्लस 1/10, क्योंकि यहाँ दशमक है तो यहाँ पर 10 से भाग होगा। और इसी प्रकार 11 प्लस 1 12, 12/10 1.2, और जब इसकी गुणा करेंगे तो 10.8। अब यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि इसका पद निकालेंगे कैसे। तो इसको कैसे करेंगे, 10.8 को 10 अलग कर देंगे और 0.8 अलग हो गया। अब यहाँ पर ये जो आप 10 देख रहे हो, तो आरोही क्रम में जो हमने व्यवस्था की है क्रम में लगाने की, उसका 11वां पद और 10वें पद को माइनस करेंगे। यानी 11वें पद पे जब आप प्रश्न में देखेंगे 52 है और 10वें पद पर 50 है, तो 52 माइनस 50 2, और उस 2 की गुणा 0.8 से कर देंगे, तो ये हमारा 51.6 इस प्रकार से कैलकुलेशन आ जाएगी और हमें D9 का आंसर उत्तर पता चल जाएगा। 89वां शतमक, 89 यहाँ पर 89 लिया है, तो 89 n प्लस 1/100, तो यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे तो ये 10.68 आ गया। अब 10 को अलग करेंगे, 10वां पद पूरा, और 11वें में से 10वें पद को माइनस करके 0.68 से इसकी गुणा की जाएगी। 11वें पद पर 52 है, 10वें पद पर 50 है, तो 2 गुना 0.68, जिसका गुना बैठता है वह 1.36। इसी प्रकार 50 में इसको जोड़ देंगे तो 51.36 अंक यानी कि उत्तर हो जाएगा। उदाहरण 2, ये निम्न समंक श्रेणी से दोनों चतुर्थक 7वां दशमक व 51वां शतमक ज्ञात करना है। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रश्न कौन सी श्रेणी का है, सीरीज का है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी वो श्रेणी है जिसको हम
खंडित श्रेणी कहते हैं, जिसके खंड हुए हुए हैं। तो ये आकार यानी कि x हो गया, ये आवृत्ति, और फिर इससे हम संचयी आवृत्ति यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, फिर बता देते हैं कि आवृत्ति से संचय आवृत्ति बनाने के लिए पहली आवृत्ति और संचय आवृत्ति बराबर होती है, तो 4। फिर इसके बाद पहली संचय आवृत्ति में दूसरी आवृत्ति जोड़ दी जाएगी, इस प्रकार से दूसरी संचय आवृत्ति आएगी। इसी प्रकार 4, 10, 14, 14, 21, 35, ये सब इस तरीके से टोटल होता चला जाएगा। यहाँ का जितना योग होगा, अगर ये अंक और ये अंक हमारा बराबर आ गया है, तो इससे ये तात्पर्य है कि संचय आवृत्ति के जो हमने गणना की है वो बिल्कुल सही की है। Q1 की गणना के लिए n+1/4वां पद, n इस प्रश्न में 177 है, तो 177 + 1 178/4, 44.5वां पद। अब ये 44.5वां पद संचय आवृत्ति जो हम टेबल तैयार की है उसमें 70 में ये आएगा, तो उसके समक्ष जो x होगा यानी कि 6 बैठ रहा है वो, तो Q1 इस प्रकार से 6 हो जाएगा। Q3 के लिए 3 ब्रैकेट n+1/4, 3 × 44.5, ये 44.5 हमने इस Q1 से ले लिया है, यहाँ पर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 133.5। अब ये संचय आवृत्ति 147 के अंदर आएगा, आने को इससे बड़े में भी आएगा, लेकिन नियरेस्ट हाईएस्ट में ये 147 में निहित हो रहा है। तो इस प्रकार इसके समक्ष जो Q3 बनेगा x में, वो हमारा 10 Q3 उत्तर हो जाएगा। डिसाइल 7 निकालने के लिए 7 ब्रैकेट n+1/10, क्योंकि डिसाइल है, शतमक है, तो ये 10 हो जाएगा। 177 + 1 17.8, और इसकी गुणा करेंगे तो 124.6। संचय आवृत्ति में 147 में निहित हो रहा है, तो इस प्रकार जो इसके समक्ष x होगा वो हमारा D7 हो जाएगा। और P51 के लिए यहाँ 51 n+1/100, और ये जब गुणा करेंगे तो 90.78वां पद। ये संचय आवृत्ति 118 में निहित है, इसके समक्ष जो x पर अंक होगा वो P51 का आंसर हो जाएगा, जो कि 8 है। ये प्रश्न जो आपको उदाहरण में दिया गया है, ये हमारा अखंडित श्रेणी का है। इसमें ये वर्ग अंतराल हैं, और ये हमारे 15, 24, 38, 20, 17, 10 ये पहचान होती है कि पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है, तो ये आवृत्ति यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या f हो गया, उससे संचयी बारंबारता तैयार करेंगे। 15 में 24 को जोड़ देंगे तो 39, इसी प्रकार से ये हमारी संचय आवृत्ति आएगी, पहले भी बता चुके हैं। और इन दोनों का योग और इसका बराबर होना चाहिए, तो संचय आवृत्ति सही है। आइए इसके आगे हल करते हैं। अब Q1 निकालने के लिए यानी क्वार्टाइल 1 निम्न चतुर्थक के लिए सबसे पहले उसका वर्ग अंतराल पद निकालना होगा Q1। यहाँ पर n+1 नहीं होगा, क्योंकि ये अखंडित श्रेणी का प्रश्न है, तो n/4वां पद अब +1 हर एक के लिए, चतुर्थक के लिए, शतमक के लिए, दशमक के लिए, सब के लिए n+1 हट जाएगा। 124/4 31वां पद। अब संचयी आवृत्ति में देखेंगे कि 31 किस में निहित हो रहा है, 39 में, और इसका वर्गांतर 10 और 20 है, तो 10 और 20 का जो वर्गांतर मिलेगा वो L1 हो जाएगा। उससे ऊपर वाला CF 15 है, H जो वर्गांतर में अंतर है वो 10 है, और फ्रीक्वेंसी जिसमें हमें वर्गांतर मिला है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे, L1 + Q1 - CF/F × H। L की जगह पर प्लेस पर 10 रखेंगे। Q1 हमें मिला है 31, उससे ऊपर CF मिला है 15, और फ्रीक्वेंसी हुई है 24, और गुना H यानी कि 10 हो जाएगा। 31 में से 15 गए, हम इसको जब माइनस करेंगे तो 16, 16 गुना 10 160, 160/24, 160 को जब 24 से भाग करेंगे तो 6.67, और 10 के अंदर वो सिंपली जुड़ जाएगा, और 16.67 हमारा Q1 का उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार Q3 अगर ज्ञात करना हो तो Q3 का पद निकालना होगा। तो Q3 का पद है स्मॉल q3, 3 ब्रैकेट n/4, ये n/4 31 है, तो 93वां पद। संचय आवृत्ति में 93 97 में स्थित हो रहा है, निहित हो रहा है, उसका वर्गांतर 30 और 40 है। इस वर्गांतर के सामने L1 मिलेगा जो 30 हो गया। इसी के समक्ष जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 है, वो हो जाएगी। इससे ऊपर वाला CF जो होगा जिसमें 97 में स्थित है, उससे ऊपर वाला 77 है, तो वो CF हो जाएगा। और हाइट यानी कि इंटरवल आपको 10 का मिल रहा है, क्योंकि 30 और 40 में 10 का अंतर है। अब Q3 के लिए सिर्फ क्या आपको बदलाव करना है, छोटा सा, बस यहाँ पर
L1 प्लस Q3 माइनस CF बटे F गुना H। L1 की जगह पर 30, Q3 हमारा 93 है, CF हमारा जो 93 से ऊपर 77 मिला है वो। अब 93 में से 77 को माइनस करेंगे तो 16 और गुना 10 160 बटे 20, तो ये इसको भाग किया 8, 30 और प्लस 8 38। इसी प्रकार से हम डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को भी निकालेंगे। D5 की गणना के लिए स्मॉल d5 यानी उसका पद मूल्य निकाला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 ब्रैकेट n बटे 10वां पद। यहाँ 5 इसलिए आया है क्योंकि 5 के बारे में पूछा है, और 10 इसलिए आया है क्योंकि ये डिसाइल्स की बात हो रही है। 5 गुना 12.4, अब ये 12.4 कहाँ से आया, n हमारा कितना है यहाँ पर 124 टोटल। 124 को 10 से भाग गया 12.4 और 5 की गुना जब की तो 62वां पद। अब ये 62वां पद जो स्मॉल d है वो 77 में निहित है और इसका वर्गांतर होगा 20 और 30। तो यहाँ से ये L1 मिल गया, इस वर्गांतर से ऊपर वाला 77 से ऊपर, CF हमारा 39 है 62 से, उसके समक्ष जो फ्रीक्वेंसी है वो 38 है और हाइट आपको 10 लगातार मिल रही है। तो उसके बाद अब फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस D5 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला एक ही है, बस अंतर जिस चीज़ को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, गणना करने जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है आपके लिए। इसी प्रकार से हमने ये फॉर्मूला को तैयार किया है। 62 माइनस 39 23 होता है, 23 गुना 10 230 बटे 38, 230 को 38 से भाग करेंगे 0.05 और 6.05 और उसको 20 के अंदर जब जोड़ेंगे तो 26.05 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार P70 ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो पहले इसका पद मूल्य निकालेंगे। P70 ब्रैकेट n बटे 100। अब यहाँ पर 100 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शतक की बात हो रही है, 100 बराबर 100 की वर्ग की श्रेणी की बात हो रही है। तो n 124 है और 100 से भाग किया 1.24, इसका पद मूल्य आया है 86.8। ये 86.8 जो P70 छोटे वाला है वो 97 में संचय बारंबारता में स्थित है। अब क्योंकि ये वर्ग अंतराल हमारा 30 और 40 का है तो इसमें L1 30, CF 77, फ्रीक्वेंसी इसके समक्ष जो है वो 20 है और H हाइट जो है वो 10 है। तो अब सूत्र का प्रयोग करेंगे L1 प्लस P70 माइनस CF बटे F गुना H। L1 हमारा 30 हो गया है और P70 की गणना हम पहले ही कर चुके हैं 86.8, उससे ऊपर वाला CF 77 है बटे 20 गुना हाइट यानी कि 10। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा और 10 से गुना करेंगे तो 96 को जब 20 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 4.8 और 30 प्लस 4.8 34.8 हमारा P70 का उत्तर हो जाएगा। बच्चों, इस प्रकरण में हमने चतुर्थकों के बारे में पढ़ा है। इससे पहले 2 वीडियोज़ में मैं आपको माध्य, सरल और भारित माध्य का बहुलक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आगे आशा करता हूँ कि अन्य वीडियो में हम आपको और चैप्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।